अस्सलाम वालेकुम। मेरा आज का टॉपिक जो है दैट इज वाशिंगटन कंसेंसस एंड बीजिंग कंसेंसस। तो पहले इसको अंडरस्टैंड कर लें कि जो वाशिंगटन कंसेंसस है वो एक आप समझ लें कि डेवलपमेंट का तरीका है, मॉडल है जो कि वेस्ट की तरफ से प्रोवाइड किया जाता है कि अगर आपके मुल्क ने तरक्की करनी है तो वो इन 10 नुकात के ऊपर 10 पॉइंट्स के ऊपर तरक्की कर सकता है। बीजिंग कंसेंसस ऑन द अदर हैंड एक अल्टरनेटिव प्रोवाइड करता है। इसके ऊपर इसके कोई लिमिटेड पॉइंट्स तो नहीं है, लेकिन ये आपको एक अल्टरनेटिव प्रोवाइड करता है फॉर डेवलपमेंट। जब हम इन दोनों को स्टडी करेंगे तो हमें पता लगेगा कि ये किस तरीके से डिफरेंट है और किस तरीके से सेम है। तो वॉशिंगटन कंसेंसस की बात करते हैं तो वॉशिंगटन कंसेंसस के ये तकरीबन 10 पॉइंट्स हैं। इन पॉइंट्स के अंदर सारी इकोनॉमिक रिलेटेड है और इसमें अगर हम पहले पॉइंट की बात करें तो ये कहता है फिस्कल पॉलिसी डिसिप्लिन लाने की जरूरत होती है। तो ये काफी हैवी और हैंडेड वर्ड्स इस्तेमाल किए जाते हैं जबकि इनका मतलब कोई इतना खास नहीं होता। फिस्कल पॉलिसी डिसिप्लिन का मतलब ये है कि अगर रेवेन्यू हुकूमत का 10 रुपए है तो एक्सपेंडिचर भी 10 ही रुपए होना चाहिए। एक्सपेंडिचर 12 रुपए होगा तो 2 रुपए का फिस्कल डेफिसिट क्रिएट हो जाएगा, तो वो नहीं क्रिएट करना। दूसरी बात क्या करता है वो कि सब्सिडीज, पब्लिक स्पेंडिंग यानी सरकार जो पैसा लगाती है उसको सब्सिडी से हटा के प्राइमरी एजुकेशन, प्राइमरी हेल्थ केयर और इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट पे आप लगाओ। ये भी एक रीजनेबल उनकी जो है ये आप कह सकते हैं कि सजेशन। अगर आप सब्सिडीज पे पैसा लगाएंगे तो उनका पॉइंट ये है दैट सब्सिडीज से होता एक्चुअली ये है कि आपकी वो इंडस्ट्री को सपोर्ट मिल रही होती है जो कि कंपटीशन सह नहीं पाएगी अगर वो मार्केट के अंदर हो, तो आप उसको सब्सिडी मत प्रोवाइड करें। अब ये करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए अलग डिबेट है। सब्सिडीज पाकिस्तान में जरूरत की तहत प्रोवाइड की जाती हैं, फार्मर्स को प्रोवाइड की जाती हैं ताकि जो कीमत है आटे की या चीनी की या जो बेसिक एसेंशियल आइटम्स हैं इनकी कीमत कम रहे। ये ना हो कि इनकी कीमत बढ़ जाए, आम आवाम की कैपेसिटी ऑफ बाइंग से आगे ना निकल जाए। लेकिन ये एक वाशिंगटन कंसेंसस का दूसरा पॉइंट है, सब्सिडी से पैसा हटा के आप प्राइमरी एजुकेशन और इस तरह की चीजों पे लगाएं। तीसरा वो कहते हैं कि आप टैक्स के रिफॉर्म लेके आए यानी ब्रॉड करें अपने टैक्स बेस को। अगर आप आज 100 बंदों से ले रहे हैं तो कल आपको 200 बंदों से लेना चाहिए। और ये मॉडरेट मार्जिनल टैक्स रेट्स, इसका वैट से तल्लक है। इसको हम प्योर इकोनॉमिक्स में तो डिस्कस करेंगे, लेकिन अगर हम इसको करंट अफेयर्स या इंटरनेशनल रिलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं तो इसकी इतनी जरूरत नहीं। तो दूसरा ये है कि इंटरेस्ट रेट्स जो है वो मार्केट डिटरमाइन करेगी। वो कैसे मार्केट डिटरमाइन करती है, यानी पॉजिटिव होने चाहिए, यानी प्लस में, नेगेटिव ना हो जाए इंटरेस्ट रेट। पॉजिटिव इंटरेस्ट रेट कैसे डिटरमाइन करती है कि अगर मार्केट बहुत अच्छी परफॉर्म कर रही है तो लोग अपना पैसा निकाल के जो है वो मार्केट में डाल देते हैं, तो आपका इंटरेस्ट रेट गिर जाता है, यानी सराय सूद जो होगी वो गिर जाएगी। वो गिरेगी तो लोग निकाल के मार्केट में डालेंगे, तो मार्केट डिटरमाइंड हो। और फिर आपका कंपेटिटिव एक्सचेंज रेट हो, यानी एक्सचेंज रेट दो किस्म का होता है, एक फिक्स्ड होता है और एक आपका एक्सचेंज रेट जो होता है फ्लेक्सिबल होता है। फिक्स ये होता है कि हाँ सरकार कहती है कि जी 150 रुपए का डॉलर है तो मैं 150 रुपए के ऊपर फिक्स कर देती हूँ। यानी अगर कीमत 170 पे जाने लगेगी तो सरकार क्या करेगी कि अपनी दुकान खोल लेगी बिल्कुल ऑपोजिट किसी मनी एक्सचेंज के और कहेगी कि जी 150 पे आप मेरे से ले लें जितना लेना है, तो कीमत वापस ड्रॉप बैक कर देगी। लेकिन IMF ये कहता है, सॉरी वाशिंगटन कंसेंसस के जो 10 पॉइंट्स है, IMF भी एक्चुअली यही पॉइंट्स आपको तरक्की के लिए पेश करता है। तो वाशिंगटन कंसेंसस के जो 10 पॉइंट्स उसमें कहा जाता है कि ये फ्लेक्सिबल होना चाहिए। यानी अगर 150 से 170 पे जा रहा है तो आप जाने दें, मार्केट में ज्यादा डिमांड है डॉलर की, जाने दें, वो खुद ब खुद मार्केट उसको इस्टेब्लिश कर रही है। इसके कुछ फायदे हैं कुछ नुकसान है। फायदे क्या है कि आपका पैसा जब डिवैल्यू होता है तो आपकी एक्सपोर्ट बढ़ती है। वो कैसे बढ़ती है? वो डिवैल्यू जब मिसाल के तौर पे आपका 100 रुपए का पहले डॉलर था तो जो बंदा आता था उसको, जो बाहर से बंदा $1 लेके आता था उसको 100 रुपए यहाँ पर मिलते थे। वो 100 रुपए से एक खरीदता था, क्या नाम है, पेंसिल खरीदता था। लेट्स टेक एन एग्जांपल। अब अगर 200 का हो गया डॉलर तो वो आके 2 पेंसिल खरीद लेगा, तो एक्सपोर्ट ओवरऑल आपकी इंक्रीज हो जाती है।
और फिर आपकी इंपोर्ट जो होती है वो रिड्यूस हो जाती है। वो कैसे रिड्यूस होती है कि पहले आप 100 रुपए देते थे और बाहर से $1 की जीन मंगवाते थे, अब आपको 150 देना पड़ता है $1 की जीन मंगवाने के लिए। तो आप कहेंगे कि यार अब मैं जीन नहीं लेता, मैं पाकिस्तान से ले लेता हूँ। तो ये इसका फायदे भी है, कोई नुकसान भी है। तो ये कुछ कुछ आइडियाज हैं, 10 आइडियाज, जिन आइडियाज के ऊपर अगर आप काम करेंगे तो तरक्की होगी, ये कहना है वेस्ट का। और इसके कुछ फायदे भी हैं, कुछ नुकसान भी है। ये हर एक पॉइंट जो होता है इसको हम अपनी क्लास में भी नेचुरली डिस्कस करेंगे, लेकिन ये लंबी डिस्कशन ले लेता है। ट्रेड लिबरलाइजेशन के लिए कहते हैं जी, ट्रेड लिबरलाइजेशन में क्या है कि जी आप अपनी जो ट्रेड्स हैं, मतलब अब सरकार क्या करती है कि उसने ना कस्टम ड्यूटी लगाई होती है। ये शर्ट है ना, इसकी इंपोर्ट पे कस्टम ड्यूटी लगाई है कि अगर कोई बंदा ये इंपोर्ट करेगा तो उसको इसके ऊपर 100 रुपीज देने पड़ेंगे। तो अगर ये 50 रुपए की शर्ट है तो 100 रुपया इसके ऊपर दे दिया, तो ये मार्केट में कितने की आई? 150 की। पाकिस्तान में ये शर्ट आपको 100 की मिल जाएगी, तो आप ये पाकिस्तान से ले लेंगे। तो ये इसलिए सरकार लगाती है, ड्यूटीज खड़ी करती है कि लोकल इंडस्ट्री चलती रहे, ये ना हो कि बाहर से सारा कुछ आ जाए और पैसा बाहर चला जाए। तो ये ट्रेड लिबरलाइजेशन के लिए कहती है। इसके फायदे भी हैं, इसके नुकसान भी। इसी तरीके से लिबरलाइजेशन जो एफडीआई पाकिस्तान में आ रही होती है, उसकी लिबरलाइजेशन होनी चाहिए कि वो जिस मर्जी सेक्टर में आए। ये अच्छा एक है पॉइंट। प्राइवेटाइजेशन ऑफ एसईओ, स्टेट एंटरप्राइजेस, स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस, एसओईज, जिस तरह पीआई, रेलवे, वो कहते हैं कि जी इसको आप प्राइवेटाइज कर दें, अगर ये चलते होंगे तो चल जाएंगे, अगर ये मार्केट के ऊपर हुए तो ये नहीं चलेंगे, यानी इसका लॉस हुकूमत को बेयर ना करना पड़े। फिर वो कहते हैं डीरेगुलेशन कर दे। अभी आपको यहाँ पर अगर शुगर मिल लगानी है तो आपको लाइसेंस लेने हैं, और यहाँ पाकिस्तान में तो आपको एक नक्शा भी बनाना है कोई कमर्शियल एरिया के लिए, तो आपको 10 साल चाहिए अपना नक्शा अप्रूव कराने के लिए। ये बात तो मैं वैसे भी कहता रहा हूँ, मेरा अपना जाती एक्सपीरियंस। तो ये आप पाकिस्तान के अंदर डीरेगुलेशन होनी चाहिए, मतलब एक वन विंडो ऑपरेशन हो, हर बंदे को सपोर्ट मिले ताकि लोग इन्वेस्टमेंट करें, डीरेगुलेशन की जाए। और फिर क्या है कि आप प्रॉपर्टी राइट्स जो हैं उनको सिक्योर करें, आप कॉपीराइट्स को भी आप सिक्योर करें। तो ठीक है, ये भी है कि अगर पाकिस्तान में कोई गाना है तो लोग उसकी पायरेटेड कॉपीज बना के चलाते रहते हैं। तो ये चीजें हैं। ये है वॉशिंगटन कंसेंसस, ये है जी जो वेस्ट ने दिए हैं आपकी कामयाबी के 10 पॉइंट। अब आ जाए जी बीजिंग क्या कंसेंसस क्या है। बीजिंग कंसेंसस का बैकग्राउंड ये है कि चाइना ने बहुत क्लास की डेवलपमेंट की है लास्ट सेंचुरी के अंदर और इस सेंचुरी के आगाज के अंदर, यानी उसने दुनिया की एक 1/3 ऑफ पॉवर्टी ओवरऑल अपलिफ्ट किया, रिड्यूस किया। बहुत बड़ी अचीवमेंट है। और वो उसने किस तरह की है? उसने किया तो कैपिटलिज्म की बुनियाद के ऊपर ही, लेकिन कैपिटलिज्म कौन सी थी? मस्कुलर स्टेट हैंड, मतलब ये कि स्टेट ने कैपिटलिज्म के ऊपर लोगों को सीधा करके चलाया है। और ये नहीं है कि कोई भी बंदा जितना मर्जी पैसा कमा ले, स्टेट ने अपना इख्तियार जो है वो यूटिलाइज किया है, कैपिटलिज्म ही रखी है, लेकिन स्टेट ड्रिवन कैपिटलाइजेशन है। वाशिंगटन में क्या होता है कंसेंसस में? आप आजादी दे दें, लोग कर लेंगे, जिसने जितना ज्यादा लूटना है वो लूट ले। यहाँ पर स्टेट ने ड्राइव किया है कैपिटलिज्म, ये ठीक है। उसके बाद ये आप देखते हैं कि इस जो बीजिंग का है इसके अंदर पॉलिटिकल लिबरलाइजेशन तो होती नहीं। तो देयरफॉर ये पॉइंट प्रूव हो गया कि जरूरी नहीं है कि आपको पॉलिटिकल लिबरलाइजेशन चाहिए तरक्की के लिए। फिर स्ट्रॉन्ग लीडिंग रोल ऑफ रूलिंग पार्टी, जो चाइना के अंदर उनकी सेंट्रल कमेटी है वो बड़ी ताकतवर पार्टी, बड़ी ताकतवर, मतलब उनकी स्ट्रेंथ है। तो वो उनको वो उससे क्या होता है? पॉलिटिकल स्टेबिलिटी मिलती है। ये तो नहीं होता कि कल आप आएंगे तो एक हुकूमत है, परसों आएंगे तो आपके सारे ठेके जो है वो कैंसिल हो गए। तो ये पॉलिटिकल स्टेबिलिटी मिलती है। फिर उन्होंने पॉपुलेशन कंट्रोल के ऊपर काम किया बीजिंग कंसेंसस के अंदर। तो बीजिंग कंसेंसस कोई, आप इसमें आप देखेंगे कि अभी हम टेम्पलेट एक डिस्कस कर रहे हैं, इसमें कोई खास 10 पॉइंट्स नहीं है कामयाबी के। बीजिंग कंसेंसस है ये कि हर स्टेट, हर मुल्क को अपनी कामयाबी का अपना तरीका निकालना चाहिए। फिर ये है कि जी डाउन टू अर्थ है, प्रेगमेटिक कंसर्न विद सर्विंग ऑफ द पीपल, की जो हमारी ईस्टर्न वैल्यूज है। वेस्ट की वैल्यू है पैसा कमाना, ग्रीड। ईस्ट की वैल्यू है कि आप लोगों को एक्सेप्टिंग होते हैं, मेहमान नवाज होते हैं। इस तरीके की जो आपकी वैल्यूज हैं, ये वैल्यूज हैं हमारी बीजिंग कंसेंसस के अंदर। आप देखते हैं कि आपका जो पर्पस है वो लोगों को सर्व करना, रादर देन मेकिंग एंड एक्यूमुलेटिंग मनी, बिलियनियर्स क्रिएट करना नहीं। फिर क्या है बीजिंग कंसेंसस के बारे में? ये कि कंटिन्यूअसली ट्रायल और एरर की एक्सपेरिमेंटेशन। आप कोशिश करते हैं प्रोजेक्ट चलाने की, नहीं चलता आप उसको दुरुस्त कर लेते हैं। ये नहीं है कि आप स्टिक हो जाते हैं कि बस यही तरीका है कामयाबी। फिर ग्रेजुअल रिफॉर्म,
रादर देन न्यू लिबरल इकोनॉमिक शॉक थेरेपी। इसका मतलब ये जो पीछे वॉशिंगटन कंसेंसस था, ये न्यू लिबरल था, ये शॉक डालता है, ये आके एकदम से ये कर दें, ये कर दें, ये कर दें, ये कर दें, इंटरेस्ट चेंज कर दें, अपना इन्फ्लेशन के फैक्टर्स को इतना कर दें, ड्यूटियां हटा दें, सब्सिडियां हटा दें। नहीं यार, थोड़ा सा टाइम लें, ग्रेजुअली मूव करें। जिन लोग सब्सिडीज पे हैं उनको कोई रिप्लेसमेंट चाहिए उस सब्सिडी की, वरना तो मर जाएंगे। तो इस तरीके से ग्रेजुअल रिफॉर्म की तरफ जाया जाए, रादर देन कि एकदम से न्यू लिबरल शॉक लगा दिया जाए कि जी ये 10 पॉइंट होंगे ही तो तरक्की होगी। तो ये है बीजिंग कंसेंसस की रूट, हम उसको डिस्कस कर रहे हैं। फिर क्या है कि ये कहती है कि स्टेट आपकी प्रो डेवलपमेंट हो। अब यूरोप में क्या हुआ कि 1939 में आपके पास हिटलर की फॉर्म में एक ऐसी फैसिस्ट स्टेट आ गई। फैसिस्ट कहते हैं मतलब ये कि उसका सिर्फ पर्पस था कि मैं डोमिनेट करूं हर दूसरे, अपने लोगों की डेवलपमेंट उसका प्रेडोमिनेंट पर्पस नहीं था। तो यहां पर ये बात है कि आपकी जो स्टेट है वो प्रो डेवलपमेंट हो। उसके बाद सिलेक्टिव कल्चरल बोरोइंग, कि हर आइडिया अंग्रेजों का उठा के नहीं डाल लेना, जिस चीज की समझ आए, जो आइडिया सेंस बनाए, उसको सिलेक्टिव कल्चरल बोरोइंग, सिलेक्टिव आइडियाज जो है उनको आपने सिलेक्ट कर लिया, जो आपको महसूस हुआ कि आपके लिए बेहतर है वो आपने सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद क्या है कि इजी रिफॉर्म्स पहले, डिफिकल्ट रिफॉर्म्स बाद में। ये नहीं होगा कि जी जनाब आप इसी तरीके से, बात वही है जो न्यू लिबरल शॉक थेरेपी है कि आते ही आप सारी चीजें हिला के रख दें, नहीं, आराम आराम से आप ग्रेजुअली लेके जाते हैं रिफॉर्म्स की तरफ। ये चीज तो अब आपको नजर भी आ रही है अपनी हुकूमत के अंदर के रिफॉर्म्स तरीके से आती हैं, रिफॉर्म्स आराम आराम से आती हैं, एकदम से इनकलाब से कुछ नहीं आता है। एनीवेज, बीजिंग कंसेंसस से रिलेटेड टेम्पलेट टू के एक और तरीका है इसको देखने का। इसमें बहुत सी चीजें जो होंगी वो रिपीट हो रही होगी, जैसे कि कमिटमेंट है इनोवेशन की तरफ और कॉन्स्टेंट एक्सपेरिमेंटेशन की तरफ। बीजिंग कंसेंसस में आप एक नया एक्सपेरिमेंट करते हैं, आप देखते हैं ये चलता है, इकोनॉमी के ऊपर नहीं चलता, आप चेंज कर देते हैं, कॉन्टिन्यूसली आप इवॉल्व कर रहे होते हैं, इनोवेट कर रहे होते हैं। फिर बीजिंग कंसेंसस में पर कैपिटा इनकम कोई डेवलपमेंट नहीं होती। एजुकेशन को देखते हैं आप, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को देखते हैं, ये बीजिंग कंसेंसस की रूह है। जिस तरह 10 पॉइंट वॉशिंगटन कंसेंसस की रूह है, इस तरह ये पॉइंट्स बीजिंग कंसेंसस की रूह। फिर आप क्या करते हैं बीजिंग कंसेंसस के अंदर कि इसमें ये है कि आपकी सेल्फ डिटर्मिनेशन, यानी आप अपना रास्ता कामयाबी का खुद बनाएं। ये ना हो कि आप मेरे से पूछ रहे हैं या आप अमेरिका को देख रहे हैं। आपकी कामयाबी का अपना कोई भी राज हो सकता है, कोई भी एक ऐसा प्लेटफॉर्म या कोई भी ऐसा आपका एक रास्ता हो सकता है जो आपको कामयाब कर सकता है। जरूरी नहीं कि आप वॉशिंगटन कंसेंसस हो या इवन बीजिंग कंसेंसस भी हो। उसके बाद क्या है कि जी फ्री मार्केट कैपिटलिज्म, कि मार्केट आपकी कैपिटल हो। बीजिंग कंसेंसस के अंदर ये चीज आप देखते हैं, ये होनी नहीं चाहिए, ये कोई सजेशन नहीं है, पर ये बीजिंग कंसेंसस में ये चीज नजर आई कि मार्केट आपकी कैपिटलिस्ट है और स्टेट आपकी अथॉरिटेरियन है। इससे क्या होता है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आती है। ये नहीं है कि स्टेट तब्दील हुई, हुकूमत तब्दील हुई तो पुराने सारे ठेके उड़ा के साइड में फेंक दिए। उसके बाद क्या है, चाइना का इकोनॉमिक मॉडल जो है वो 3 टीयर्स के ऊपर है। पहला टीयर क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट की फॉर्म्स है, बड़ी बड़ी हुकूमत की फॉर्म, डेवलपमेंट की फॉर्म्स है। दूसरे टीयर के ऊपर क्या है, हाइब्रिड फॉर्म्स है। हाइब्रिड फॉर्म्स वो है जिस तरह आप समझ लें कि एमएनसीज हैं, प्राइवेट एमएनसीज, जिस तरह हुआवे टेक्नोलॉजीज वगैरह ये। और तीसरे लेवल के ऊपर क्या है, वो सादे लेवल के ऊपर आम लोग, सादी कंपटीशन वाली एक आपके लिए फजाएं मौजूद है। लोकल लेवल के ऊपर स्मॉल स्केल कैपिटलिज्म की बात होगी। लोकल लेवल पे लोग एक दूसरे के साथ उसी तरीके कैपिटलिस्ट प्रिंसिपल्स के ऊपर कम्पीट कर रहे हैं। तो ये इकोनॉमिक मॉडल ये बीजिंग कंसेंसस ने पेश किया, ये चाइना की तरक्की की कामयाबी की जमानत है या वजह बनी। उसके बाद आप डेमोक्रेसी को देखते हैं, डेमोक्रेसी भी ये है कि जी बॉटम के ऊपर जो उनकी हुकूमत होती है, जो शहरों की हुकूमत है वो डेमोक्रेटिक है, वो आम बंदे उसको इलेक्ट करते हैं। प्रोविंसेस में कुछ प्रोविंसेस हैं जो कि डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड हैं, कुछ के ऊपर गवर्नर इंसिस्ट भी होते हैं। टॉप के ऊपर मेरिटोक्रेसी या डिक्टेटरशिप आप कह लें इन अ वे, डिक्टेटरशिप विद मेरिटोक्रेसी। डिक्टेटरशिप मुराद ये कि एक बंदा है उसी की कमांड एंड कंट्रोल है, और मेरिटोक्रेसी ये है कि वो बंदा जो एक बंदा जो बना है, इस काबिल हुआ है आज
कि वो उसी की बात मानी जाए। वो किस तरह अपॉइंट हुआ है, तो वो मेरिट के ऊपर बुनियाद पे अपॉइंट हुआ। उसने 20, 30, 40 साल उस पार्टी के अंदर लगाए हैं, नीचे से वो बड़े लेवल पे आया है, तो अब आज उसको ये आपने पोजीशन दी है। फिर एक टेम्पलेट 3 है, एक और तरीके से आप बीजिंग कंसेंसस को देखें, क्योंकि बीजिंग कंसेंसस से रिलेटेड आ जाता है, इसकी एप्लीकेशन भी आ जाती है। तो बीजिंग कंसेंसस जो होता है ये इंक्रीमेंटल रिफॉर्म्स की बात करता है, वो कि आराम आराम से रिफॉर्म्स आते हैं। ये बिग बैंग अप्रोच नहीं है कि एकदम से आके पूरी इकोनॉमी को तब्दील करके रखते, कुछ नहीं होने लगा उससे। रेवोल्यूशंस ने कभी भी तब्दीलियां नहीं लाई, तब्दीलियां एवोल्यूशन से आते हैं, आपको इवॉल्व करना पड़ता है, आराम आराम से स्टेप बाय स्टेप आप उसकी तरफ जाते हैं। फिर वही बात इनोवेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशन, कि आपकी एक्सपेरिमेंटेशन होती है, आप देखते हैं ये चीज चली चली, नहीं चली आपके सर्कमस्टांसेस में, आप उसको चेंज कर दें। फिर आप एक खास चीज जो एक एडिशनल पॉइंट है वो ये है कि एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ। आपने बीजिंग कंसेंसस में देखा कि जो मुल्क है चाइना, उसकी ग्रोथ एक्सपोर्ट ओरिएंटेड थी, तो उसकी जो भी पॉलिसी थी वो एक्सपोर्ट को सपोर्ट कर रही थी। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। स्टेट का कैपिटलिज्म था। स्टेट कैपिटलिज्म ये था कि जिस तरीके से रशिया या सोवियत यूनियन सोशलिस्ट था, प्लानिंग टॉप प्लानिंग होती थी, सोशलिस्ट स्टेट थी, ये ऐसा नहीं था। या जिस तरीके से अमेरिका बिल्कुल फ्री कैपिटलिस्ट मार्केट है, मोनोपोली खड़ी हो जाए, कोई बंदा मिलियनर बन जाए, वैसे भी नहीं। स्टेट कैपिटलिज्म, स्टेट इंश्योर करती है कि इक्विटेबल डेवलपमेंट हो तमाम सेक्शंस की और सोसाइटी में स्ट्रेटा। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज आपने देखी। और फिर अथॉरिटेरियनिज्म का एलिमेंट तो आपने देखा बीजिंग कंसेंसस के अंदर, कि वहां पर इकोनॉमी भी अथॉरिटी की बुनियाद के ऊपर डिक्टेट की जा रही होती है, और नेचुरली उनकी सोसाइटी के अंदर कल्चर को भी इस तरीके से डिक्टेट किया जाता है। तो गाइज ये बीजिंग कंसेंसस से रिलेटेड हमने 2-3 पॉइंट ऑफ व्यू से, यानी टेम्पलेट्स 2-3 पॉइंट ऑफ व्यू से हमने देखा है, टेम्पलेट 1, 2, 3। और जब हम इन तीनों टेम्पलेट से देखते हैं तो हमें मजीद पॉइंट्स मिलते हैं बीजिंग कंसेंसस के। वॉशिंगटन कंसेंसस के तो 10 पॉइंट्स हैं, उन 10 पॉइंट्स के ऊपर अगर आप उतरते हैं तो आप कामयाब हैं, अगर आप नहीं उतरते तो नहीं कामयाब। वॉशिंगटन कंसेंसस के अंदर कौन सी ऑर्गेनाइजेशन आती है? आईएमएफ। आईएमएफ आपको यही 10 पॉइंट का एजेंडा या नुस्खा प्रोवाइड करती है। इसी तरीके से वर्ल्ड बैंक भी आपको यही नुस्खा प्रोवाइड करता है। तो आई होप कि आप लोगों को ये वॉशिंगटन कंसेंसस और इसका बैकग्राउंड ये चीज समझ आई हो। बहुत शुक्रिया, थैंक यू।